बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टिप्स। हम पढ़ रहे हैं जमात पंजम की उर्दू की किताब का जायज़ा नंबर 3। इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहले 2 जायज़े भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, जिन्हें ज़रूरत हो वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, इंटरनेट के इस्तेमाल के मनफी और मस्बत दोनों असरात बताएं। तो ये मैंने लिख रखा है, आप इसको सुन लें और जिन्हें ज़रूरत हो वो इसकी के लिए स्क्रीनशॉट ले लें। इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसान। इंटरनेट के ज़रिए पैगाम रसानी की दुनिया में इनकलाब आ गया है और पूरी दुनिया ने आलमी गाँव, ये 2 दफ़ा मैंने लिख दिया गलती से, इसको मैं कट कर रही हूँ। पूरी दुनिया ने आलमी गांव की शक्ल इख्तियार कर ली है। इंटरनेट के ज़रिए दुनिया भर में आप कहीं भी हों एक दूसरे से सेकंड्स में ना सिर्फ बात कर सकते हैं बल्कि एक दूसरे को देख भी सकते हैं। हमें किसी भी मौजू पर मालूमात की ज़रूरत हो, हम सिर्फ एक क्लिक करने पर दुनिया भर के माहिरीन से मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बढ़कर आज तालिब इल्म, चाहे वो गांव का हो या शहर का, इंटरनेट के ज़रिए बग़ैर किसी फ़ीस के अच्छे से अच्छे असातिज़ा से अपनी तालीम के बारे में लेक्चर लेकर समझ सकता है और इंटरनेट से हर किस्म की किताब से मुफ्त फ़ायदा उठा सकता है। हर किस्म के मज़ाहिब के लोग भी इंटरनेट से फ़ायदा उठा सकते हैं। जहाँ तक इसके नुकसानात का ताल्लुक़ है, इसके बेजा इस्तेमाल की वजह से नौजवानों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा रुक जाती है और समाजी फासले में भी इजाफ़ा होता है, क्योंकि इंटरनेट के इस्तेमाल से हम उसमें गुम रहते हैं तो हम एक दूसरे की खैर खबर नहीं रख पाते। और बहुत ज़्यादा गैर अखलाकी वेबसाइट का इस्तेमाल भी माशरती बुराइयों का सबब बनता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह है। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन हुआ ख़त्म। हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। वो क्या है, तलबा व तालिबात कैसे खिदमत खल्क के कामों में हिस्सा ले सकते हैं, 5 जुमलों में बताएं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये देख लीजिए कैसे मैंने इनको एक्सप्लेन किया है। नंबर 1 है, अपनी पुरानी किताबें गरीब तालिब इल्मों को दे दें ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। नंबर 2, किसी भी गरीब बच्चे को मुफ्त पढ़ाकर तालीम हासिल करने में मदद दे सकते हैं। नंबर 3, किसी भी बुज़ुर्ग या नाबीना को सड़क पार करवा के मदद कर सकते हैं। नंबर 4, अपने खाने और पीने की चीज़ों को गरीबों से शेयर करके खिदमत खल्क में हिस्सा ले सकते हैं। नंबर 5, अपने कपड़े और जूते जो इस्तेमाल नहीं करते वो ज़रूरत के वक्त दूसरों को वो ज़रूरतमंदों को देकर खिदमत खल्क में हिस्सा ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये है एक पैराग्राफ, दिया हुआ पैराग्राफ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और इसका खुलासा सुनाएं। पैराग्राफ सुन लीजिए। रनी कोट किला ज़िला जामशोरो सिंध में एक वाक़ मशहूर किला है। इस अजीम शान किले को दीवार सिंध भी कहा जाता है। किला रनी कोट के खंडरात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किला तकरीबन 2000 साल से भी पहले तामीर किया गया होगा। 18वीं सदी में इस किले की मुरम्मत करवाई गई। पहाड़ों के दरमियान मौजूद ये किला बिल्कुल दीवार चीन की मानिंद था। इस किले के बेशुमार दरवाजे थे। मशरकी दरवाजे सान गेट के सामने दरिया रनी वाक़ है जो सिर्फ मौसम बरसात में बहता है, बाकी सारा खुश्क ही रहता है।
قلعے کی شکستہ دیواروں پر قدیم لکھائی کے آثار بھی ملتے ہیں۔ قلعے کے اندر داخل ہوتے ہی بالکل سامنے اسٹوپا نما برج ہے جو مقامی طرز تعمیر کا عکس ہے۔ ذرا سا آگے بڑھیں تو دائیں طرف ایک مسجد کے آثار بھی نظر آتے ہیں۔ اس کے مینار اور گنبد کے کچھ حصے شہید ہو چکے ہیں۔ قلعے کے مغربی جانب والا گیٹ موہن گیٹ کہلاتا ہے۔ اس کے سامنے ایک وسیع میدان ہے۔ امری گیٹ رنی کوٹ قلعے کی آخری حد کہلاتا ہے۔ قلعے کے اندر پانی کا ذخیرہ کرنے کے لیے ایک وسیع و عریض تالاب بھی تھا جو گردش زمانہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، لیکن اب بھی بارشوں کا پانی اچھی خاصی مقدار میں اس میں جمع ہو جاتا ہے۔ مختلف ادوار میں اس قلعے کی تزئین و آرائش سجاوٹ کی جاتی رہی، مگر اب یہ قلعہ بالکل ویران ہے۔ اسٹوڈنٹس، میں اس پیراگراف کو خلاصے میں اس لیے نہیں بیان کر رہی کہ ایک تو ویڈیو غیر ضروری لمبی ہو جائے گی، اور آپ اس کو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے مین پوائنٹ جو آپ کو اچھے لگیں انہیں آپ نوٹ کر کے لکھ لیں اور مزید اس کو آسان اردو میں بیان کر دیں، یہ اس کا خلاصہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں۔ کوشچن نمبر 4 ہے، دیے ہوئے جملوں کو درست کر کے جملے دوبارہ لکھیں۔ دادا جان نے اخبار پڑھی، اس کا درست جملہ ہے دادا جان نے اخبار پڑھا۔ آپ کا کیا حال ہے، یہاں پر املا کی غلطی ہے، آپ کا کیا حال، یہ حلوے والی ہے آئے گی، حال ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا ثواب ہے، یہاں پر بھی دیکھ لیجئے یہاں پر بھی املا کی غلطی ہی ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا ثواب، یہ سے آئے گی، سواد نہیں آئے گا۔ نقطوں والی سے کا کام ہے، ثنا میری ہم جماعتی ہے، یہاں پر تھوڑی یہ غلطی ہے کہ ثنا میری ہم جماعت ہے، ہم جماعت بولیں گے، ہم جماعتی نہیں کہیں گے۔ ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں چند دن باقی ہیں۔ رمضان، اس میں ہم کہیں گے رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں چند دن باقی ہیں، ماہ رمضان نہیں کہیں گے کیونکہ مہینہ بھی اسی کو کہتے ہیں اور ماہ بھی۔ اس طرح یہ 2 مرتبہ نہیں ہے ہم نے استعمال کرنا، اس کو صرف ہم نے 1 مرتبہ ہی استعمال کرنا ہے۔ نیکسٹ کوشچن دیکھ لیتے ہیں، کیا ہے یہ، اعراب کو مد نظر رکھتے ہوئے الفاظ کے جملے بنائیں۔ یہ کیا ہے جی، پہلا لفظ ہے علم۔ علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ دوسرا لفظ ہے علم، عین زبر لام زبر میم۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کا مجھے بھی نہیں معلوم، اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ مجھے بھی کومنٹس کے ذریعے بتائیے گا کہ اس کا کیا جملہ بن سکتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے۔ تو میں بجائے اس کی کہ آپ کو غلط سلط بتاؤں، میں نے یہ نہیں کیا۔ پل، دریائے راوی کو پل کے ذریعے کراس کیا جاتا ہے۔ پل کہتے ہیں کسی بھی لمحے کو، ہمیں ہر پل اللہ کی بڑائی اور عظمت بیان کرنا چاہیے۔ تیر وہی جو پہلے دور میں لڑنے کے لیے، جنگوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اس کو ہم تیر بولتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں تیر چلانے کی تربیت فوجیوں کو دی جاتی تھی۔ تیر کہتے ہیں سوئمنگ کرنے کو، ہم نے گاؤں کی نہر تیر کر عبور کی۔ یہ ہے انیس کہتے ہیں محبت کرنے والا، دوست کی طبیعت رکھنے والا انسان۔ احمد ایک انیس انسان ہے۔ 19، میرا بھائی 19 برس کا ہے۔ اب ہم نیکسٹ کوشچن دیکھ لیتے ہیں، یہ ہے جی، دیے ہوئے سابقوں اور لاحقوں کی مدد سے مزید دو معنی الفاظ بنائیں۔ سابقے کیا ہیں، جو لفظ ایک دیا ہوتا ہے اس کا نیکسٹ ایک اور لفظ اس میں جوڑ کر اس کو ایک
बामानी जुमला लफ्ज़ बना लेते हैं। जैसे कि बा से है बाअदब, बा इखलाक, ये हो गए 2 लफ्ज़। कम के साथ हम बना सकते हैं कमज़ोर, कमतर। काफ मीम कमतर। अन के साथ है अनपढ़ और अनथक। नाक लाक के है जो कि बाद में लिखते हैं, किसी भी लफ्ज़ के बाद लिखकर उससे हम एक बामानी लफ्ज़ बनाते हैं। नाक खौफनाक, ख़तरनाक, ये 2 लफ्ज़ हो गए। बाज जांबाज, हवाबाज, जो कि हवा में उड़ान करते हैं उसको हवाबाज बोलते हैं। दान नादान और पानदान। आगे है जी, दिए हुए जुमलों में मुनासिब जगह पर कोसेन लगाएं। डॉक्टर अब्दुल्ला मशहूर दंदान साज से आज सरे राह मुलाकात हुई। ये जो अंडर ब्रैकेट है ना लफ्ज़, ये वाला, इसको हम कोसेन कहते हैं। किसी भी लफ्ज़ को अंडर ब्रैकेट कर देना। हम सब शाही किले लाहौर की सैर करने जाएंगे। शाही किले को मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है लाहौर का कि कहाँ वाक़ है ये बताकर। ये है इसका कोसेन। शाज़िया और अस्मा जमात पंजुम ने तकरीरी मुकाबले में अव्वल और दोम पोजीशन हासिल की। ये है इसका कोसेन तकरीरी मुकाबले इसको हम अंडर ब्रैकेट कर देंगे। जवाद के भाई गवर्नमेंट स्कूल के उस्ताद ने हमें इम्तिहानात की तैयारी करवाई। ये है इसका कोसेन। यहाँ पर हम इसकी कोसेन लगाकर इसको एक्सप्लेनेशन उसकी कर देंगे इसकी। काश और अगर लिखकर जुमले मुकम्मल करें। काश मैंने इम्तिहानात की तैयारी अच्छी तरह की होती। अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो नुकसान ना उठाते। इसमें मैं भी दौड़ में अव्वल आ सकता। इसमें हम ख्वाहिश जाहिर करें, काश मैं भी दौड़ में अव्वल आ सकता। हम मुत्तहिद हो जाएं तो दुनिया की ताकत हमें नहीं हरा सकती। ये इसमें ऑप्शन है, अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती। आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 9। दिए हुए अल्फाज के जुमले बनाएं। दहकां, पहला लफ्ज़ है दहकां। दहकान कहते हैं किसान को। दहकां कभी भी मोटा नहीं होता क्योंकि उसका मुशक्क़त वाला काम होता है। आह भरना, मरीज़ तकलीफ़ की वजह से आह भरता रहा। लुत्फ़, हमें सैर पर जाकर बहुत लुत्फ़ आया। हुनर, कोई भी हुनर रायगा नहीं जाता। सखी कहते हैं नरम दिल को। हज़रत उस्मान एक सखी शख्स थे। अब हम इसका जायज़े का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है कोई से 3 ज़राए अबलाग के नाम लिखें और बाद अज़ां किसी एक ज़रिए के मुतालिक 10 सतरों पर मबनी पैराग्राफ लिखकर अपने ख़यालात का इजहार करें। तो जी ये है हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। देखिए जी, ज़राए अबलाग होते हैं कि जिनके ज़रिए से हम अवेयरनेस हासिल करते हैं, हालात हाज़िरा या मुकम्मल मालूमात हासिल करते हैं। वो क्या हो सकते हैं, जैसे अखबार है, टीवी है, इंटरनेट है। तो मैं आपको 10 लाइनें बताऊंगी अखबार के बारे में। अखबार एक प्रिंट मीडिया है जिसका मतलब है कि लिखी हुई मालूमात। नंबर 2, ज़माने कदीम में पत्थर, पत्ते या खाल पर लिखने का रवाज था। नंबर 3, अखबार हर आम की पहुंच में है। मतलब ये कि इसमें कोई बिल तो देना नहीं पड़ता, बस वो एक अखबार ख़रीद लेते हैं, उसे हम किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। ये नहीं है कि हमें प्रॉपर तरीके से टीवी खोलना पड़ेगा या इंटरनेट के ज़रिए हमें मालूमात हासिल करना होंगी। नंबर 4, शहरियों में सियासी, माशरती और मजहबी शऊर पैदा करता है। नंबर 5, ज़हनी और रूहानी तरबियत होती है। नंबर 6, अखबारात में मुल्क के बारे में ऐसे मौज़ूआत
زیر بحث ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے حب الوطنی بیدار ہوتی ہے۔ نمبر 7، اخبارات کے ذریعے ملکی اور غیر ملکی خبروں سے آگاہی ہوتی ہے۔ نمبر 8، حکومت اور عوام کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ نمبر 9، اخبار کے ذریعے انسان گھر بیٹھے پوری دنیا کی سیر کر لیتا ہے۔ نمبر 10، تاجر اور کاروباری لوگ اخبارات سے منڈیوں کے نرخ معلوم کر لیتے ہیں۔ یہاں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، جو ہمارے نئے اسٹوڈنٹس ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔